Hi friends, today we are going to discuss about Attorney General of India. भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करने जा रहे हैं और भारत के महान्यायवादी से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। यानी कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इनकी जो है यानी इनका इस्तीफा किसे दिया जाता है, और इनकी योग्यता क्या होती है इस पद पर नियुक्त होने के लिए, यानी एलिजिबिलिटी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इनकी राइट्स, यानी कि इनके अधिकार क्या हैं और इनसे जुड़ी हुई सीमाएं क्या हैं, यानी अधिकार के प्रयोग करने के संदर्भ में इनकी सीमा क्या है, और इनकी शक्तियां और इनके कार्यों को भी देखेंगे, यानी पावर्स एंड फंक्शंस। तो हम लोग एक एक करके देखने जा रहे हैं। सर्वप्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो एक जो है यानी कानूनी सलाहकार होता है केंद्र सरकार का। सो वी कैन से दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and in this regard you can say that Attorney General of India advises on the several matters that are referred by the President to the Attorney General of India, or matters or legal duties that are referred to the Attorney General of India by the President। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो भी उसे कार्य सौंपे जाते हैं, उसे दायित्व सौंपे जाते हैं, उनका निर्वहन जो है भारत के महान्यायवादी द्वारा किया जाता है। अगर बात संवैधानिक प्रावधान की करें तो विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 76 इंक्लूड्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल का जो है हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे कि इनका जो टर्म होता है, यानी जो कार्यकाल होता है, वो हालांकि संविधान के अंतर्गत जो फिक्स नहीं किया गया है, और इसी वजह से हम देखेंगे कि जो अपॉइंटमेंट की बात है, हालांकि प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी ये अपने पद पर केवल प्रेसिडेंट के जो प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या योग्यताएं हैं जिनके आधार पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। देन वी विल सी दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शुड बी एलिजिबल एज बिकम जज ऑफ द हाई कोर्ट, और अर्लियर ही वाज जज फॉर 5 years in any court of the any state in India। यानी कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो योग्यता है उसमें उसका जज होना, और जज के तौर पर जो है 5 वर्ष तक किसी भी राज्य के किसी भी न्यायालय में कार्य कर चुका होना भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। सेकेंड वन इज ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी अटॉर्नी जनरल को जो भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि भारत का नागरिक वो नहीं है तो उसे जो है इस पद के योग्य नहीं माना जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज ईदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शुड बी एडवोकेट एंड प्रैक्टिस्ड फॉर 10 years, या तो अटॉर्नी जनरल को एक वकील के तौर पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसकी योग्यता है उसको हम देखेंगे कि वो मेंबर के तौर पर, यानी सदस्य के तौर पर उसे केंद्रीय मंत्रालय जो होता है, यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री, सेंट्रल कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट के अंतर्गत जो है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण जो योग्यता है अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, वो है कि वो या तो जो है एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, और he should be eminent jurist to become Attorney General of India,
यानी कि न्याय के क्षेत्र में उसे, यानी न्यायविद हो, न्याय का पर्याप्त उसे ज्ञान हो प्रेसिडेंट की नज़र में, तो उसे जो है ये योग्यता है, उसे बनाया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसके यानी कि पावर एंड फंक्शंस क्या है, यानी इससे जुड़ी हुई शक्तियां और इसके कार्य क्या है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है संसद के दोनों ही सदनों में भाग ले सकता है, बट ही कांट वोट ऑन मैटर्स दैट आर गोइंग ऑन फॉर वोटिंग इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के सदनों में वोट के लिए अगर कोई विषय जो है डिस्कशन के बाद लाया गया है तो उस पर मतदान नहीं कर सकता और केवल उसकी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आल्सो कांट अपीयर और एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार के विरुद्ध अगर कोई मामला आता है तो उस मामले में ना तो वो सलाह दे सकता है और न ही उसके विरुद्ध जो है वो अपीयर हो सकता है किसी भी कोर्ट में। नेक्स्ट वन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कांट डिफेंड एन अक्यूज, एंड कांट होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर वो किसी भी दोषी की रक्षा के लिए खड़ा नहीं हो सकता और न ही जो है एक निदेशक के तौर पर किसी भी कंपनी में निदेशक के पद को ग्रहण कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण दो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो है इसे अपने कार्य में सहयोग मिलता है। एंड नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके अधिकार और सीमाओं की। तो हम लोग देखेंगे उसके पास क्या अधिकार है जिसके आधार पर वो जो है अपने कार्यों को करता है। तो ही गेट्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज इन द पार्लियामेंट एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं जो उनको विशेषाधिकार और जो उनको प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, सेम उसी तरीके के विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा इसको भी प्राप्त होते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर जो है यानी कि सरकार के सेवक के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कांट स्टैंड अगेंस्ट प्राइवेट एज ए कांट स्टैंड अगेंस्ट गवर्नमेंट। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक एक्शन रिगार्डिंग प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, यानी कि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से, यानी कि सरकार के कार्य करने के अलावा किसी यानी कि निजी कार्य करने के लिए, निजी जो है कानूनी प्रैक्टिस के लिए वो उपस्थित हो सकता है। ये उसके पास अधिकार है, उसे इससे जो वंचित नहीं किया गया है। और आगे हम लोग बात करेंगे कि जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसे जो है यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका का अंग नहीं समझा जाता है। एंड ही इज द प्राइमरी लॉयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो सबसे उच्च कानूनी अधिकारी और सबसे यानी प्राथमिक वकील के तौर पर केंद्र सरकार का सहयोग करता है भारत के विभिन्न न्यायालयों में। और मुख्य रूप से जो है मतलब भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय में, सॉरी। नेक्स्ट वन इज टर्म ऑफ द ऑफिस, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि टर्म ऑफ द ऑफिस of the Attorney General of India is not fixed
and neither mentioned in the Constitution of India. यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल है उसे जो है निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि ही होल्ड्स हिज ऑफिस एज प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और इस तरह से उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसके टेनोर को, उस कार्यकाल को प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है। एंड ही कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उसे, भारत के महान्यायवादी को, किसी भी समय उसके पद से प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। एंड ही कैन आल्सो क्विट फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द रेजिग्नेशन टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और स्वयं भी जो है राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन सौंप करके, अपना इस्तीफा सौंप करके इस कार्य से मुक्त हो सकता है। एंड ही कैन आल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एज लोकसभा डिसॉल्व्ड और गवर्नमेंट रिप्लेस्ड, या सरकार बदलती है या लोकसभा जो है लोकसभा भंग होती है, तो उस कंडीशन में भी ये अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जिसके काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। सो वी हैव कंक्लूडेड सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।